एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मी ज्योति सोनी और आज हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं हमारे थर्ड चैप्टर गवर्नमेंट के। अब जैसा कि मैं आपको पहले ही कह चुकी थी कि हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर बनाना सीख रहे हैं, ना कि उन्हें रटना या एज अ होमवर्क समझ के डन करना। तो आई थिंक अब तक के आप लोग सीख ही चुके होंगे और जब सीख चुके होंगे तो हम इस एक्सरसाइज को फटाफट खत्म कर देते हैं या फटाफट आंसर जो है वो लिखना शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट? लिस्ट 5 वेज इन विच यू थिंक द गवर्नमेंट अफेक्ट्स योर डेली लाइफ। पहले के जितने भी मेरे लेक्चर्स हुआ करते थे तो उसमें हम क्या करते थे कि जो भी क्वेश्चन आंसर्स हुआ करते हैं उसके साथ में हम एक रिवीजन भी कर लेते हैं हमारे चैप्टर का। ठीक है, तो रिवीजन तो हमारा साथ में होते ही जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि अब पहले आपको वो आंसर जो है अपने माइंड में सेट करना है। और सेट कैसे हो जाएगा? अगर आपने मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझा है, चैप्टर अच्छे से रीड किया है, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में गवर्नमेंट का मतलब समझ में आ चुका होगा। ठीक है, गवर्नमेंट से आप क्या समझते हैं और हमें लीस्ट 5 वेज इन विच यू थिंक द गवर्नमेंट अफेक्ट्स योर लाइफ की वो पांच फैक्ट्स वेज जिनसे गवर्नमेंट जो है आपकी लाइफ को इफेक्ट करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक्चुअल में क्या होती है, तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि गवर्नमेंट क्या था। एक सिस्टम जिसमें जो गवर्नमेंट हम बनाते हैं, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो वहाँ की पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, उसकी नीड को एक प्रॉपर वे में वहाँ पर एक सिस्टम जो है वो बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, जो आप लास्ट चैप्टर में भी बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। तो गवर्नमेंट का डेफिनेशन क्या हो गया? इट इज mechanism or a group या organization that governs and take decision according to the rules already written in constitution। ठीक है, constitution में already written है government effects in our daily life, पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो गवर्नमेंट क्या है कि किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन जो कि वहां पर अपने डिसीजन लेता है और किसके रिगार्डिंग लेता है, यहाँ पर आप ये लाइन भी मेंशन कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर मैं पेन टेप यूज नहीं कर पा रही हूँ, तो आप यहाँ पर ये लाइन क्या मेंशन कर सकते हैं, जो कि वहाँ के जो पीपल है उसके वेलफेयर के लिए जो भी डिसीजन लिए गए होंगे, उनकी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, उनके गुडनेस के लिए वो काम करते हैं। तो जितने भी डिसीजन होते हैं इन सबके रिगार्डिंग, तो ये गवर्नमेंट के अंदर लिए जाते हैं और ये ऑलरेडी आपके पास में कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है कि कैसे क्या करना है। ठीक है, गवर्नमेंट अफेक्ट्स इन आवर डेली लाइफ, इट प्रोटेक्ट्स आवर बाउंड्रीज। ठीक है, जब गवर्नमेंट होती है तो वो हमारी जो बाउंड्रीज होती है उसको प्रोटेक्ट करती है। हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, इट रन्स आवर रेलवे सिस्टम, इट प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटी, सॉल्व सोशल इश्यूज, इट प्रोवाइड अस वाटर सप्लाई। मतलब गवर्नमेंट के ये सारे काम होते हैं जितनी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके लिए। ठीक है, जैसे कि आपकी बाउंड्रीज जो है उसको प्रोटेक्ट करके रखना, आपकी इंडियन जो टेरिटरीज होती है उसके अंदर जितनी बाउंड्रीज है उस सबको प्रोटेक्ट करना। आपका रेलवे सिस्टम जो है ये रन करता है, आपको हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है, आपके सोशल इश्यूज जो होते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग टू जो भी आपका प्लेसेस है उससे रिगार्डिंग जो भी होगा तो वो भी यही रिसॉल्व करते हैं। और आपको वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स है या आपकी नीड्स है जो फुलफिल गवर्नमेंट करती है। क्लियर? आपका आंसर कुछ और भी हो सकता है, बट जो एम है, मेन है, तो वो यही होना चाहिए कि आप उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करें अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, और जब आपसे बने, अगर आपको लगता है कि आपका आंसर बेटर है तो यू कैन राइट। ओके, देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉज? अब आप क्या सोचते हैं, क्या जरूरत है गवर्नमेंट को हर किसी के लिए इक्वल फॉर्म में जो है लॉज है? ठीक है, गवर्नमेंट को क्या नीड है कि जो रूल्स बनता है वो हर किसी के लिए बने और लॉ के अकॉर्डिंग ही बनने चाहिए वो। तो आप सोचे कि ऐसा क्यों रिक्वायर है? ठीक है, जस्ट थिंक, हम लोगों ने चैप्टर में इस चीज को पढ़ा हुआ है। ठीक है, जब गवर्नमेंट सबके लिए लॉज बनाती है, इक्वल फॉर्म में होती है, एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉज, लॉज के फॉर्म में ही बनाती है, तो इससे क्या होगा कि जो मिसयूज होता है पावर का वो नहीं होगा। ठीक है, इट प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ देयर पावर, वरना आप पावर का मिसयूज भी कर सकते हो, आप लॉज के अकॉर्डिंग नहीं जा रहे हो। इसीलिए हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीजें जो है ना, तो वो एक तरीके की लॉ बुक है। ठीक है, जहां पर सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है, जितने रूल्स है वो रखे हुए हैं कि इसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है। ये नेशन की सिक्योरिटी को भी इंश्योर करती है। ठीक है, इट इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन,
इट हेल्प्स टू पीपल टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, लोगों को एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए भी ये करती है कि सभी के लिए इक्वल रहेगा, प्रोटेक्ट करेंगे, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। और इससे क्या होगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो गवर्नमेंट जो एक प्रॉपर फंक्शन में काम करती है, ठीक है, मतलब एक प्रॉपर वे में जो काम होता है, तो वो इससे वो फ्लो भी बना हुआ रहता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन अ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो प्रॉपर फ्लो में काम नहीं कर रही है तो ये हम जो नॉर्मल लाइफ है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओके आप अपने आंसर्स और भी सोच सकते हैं। द नेक्स्ट है नेम द 2 इसेंशियल फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है ये देख लो। देखो गवर्नमेंट के बारे में डेफिनेशन तो देख ली, फिर हमने देखा था कि गवर्नमेंट के टाइप्स होते हैं, ठीक है। और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहां पर ये होता है कि वो गवर्नमेंट चूज की जाती है बाय पीपल फॉर द पीपल, ठीक है। मतलब जो लोग हैं वहां की जो पॉपुलेशन है उसी के बीच में से ये गवर्नमेंट को चूज किया जाता है, करेक्ट। और ये उसी के लिए काम करती है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कौन से 2 इसेंशियल फीचर्स हैं ये बताओ। देखो सबसे पहला कि उनके पास राइट होता है कि वो अपना कैंडिडेट जो है वो खुद चूज कर सकते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज कर सकते हैं, क्लियर। और जब वो खुद चूज करेंगे तो वो उनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि भाई इन्होंने हमें रिप्रेजेंटेटिव एज अ रिप्रेजेंटेटिव चूज किया है तो ये हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मतलब हमने इनको चूज किया तो वो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनने हमको एज अ रिप्रेजेंटेटिव लिया है तो हमें इनके रिगार्डिंग ही काम करने होंगे ताकि हम इनको सेटिस्फाई कर पाए, राइट। पीपल इलेक्ट देयर कैंडिडेट देमसेल्फ थ्रू इलेक्शन, गवर्नमेंट हैज टू आंसर फॉर इट्स एक्शन, ठीक है, वो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यही 2 फीचर्स होते हैं मेन, मतलब उसकी डेफिनेशन वही है कि गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो फीचर्स है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका और बनता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपको पता है कि वो गवर्नमेंट जिसमें जो पब्लिक है वो खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करती है थ्रू इलेक्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द सफरेज मूवमेंट, व्हाट डिड इट अकम्प्लिश, ठीक है। अब हमारे पास में जो मत अधिकार वाला जो मूवमेंट आता है वो क्या है। तो आपको याद होगा हम लोगों ने एक मूवमेंट पढ़ा हुआ था और वो मूवमेंट किसके रिगार्डिंग था, वो था यूएसए और यूरोप में, कि वहां पर क्या होता था कि वुमेन्स को राइट नहीं था किसमें, वोट देने का, ठीक है। वो इक्वली काम कर रही थी जितना मैन कर रहा है उतना ही, लेकिन उन्हें उतना सैलरी नहीं मिल रहा है जस्ट बिकॉज दे आर वुमेन्स, ठीक है। और उन्हें वोट देने का भी राइट नहीं था। तो इसके लिए क्या होता है कि वहां पर एक मूवमेंट होता है जिसमें वो डिमांड करती है कि भाई हमें भी यहाँ पर वोट देने का जो है अधिकार वो मिलना चाहिए, हमें राइट मिलना चाहिए। और ऐसे ही करते करते क्या होता है यूरोप में यूएसए में हर जगह जो है ये मूवमेंट जो है वो सक्सेस होता है। और एज अ सक्सेस जो है वो क्या होता है कि वर्ल्ड में हर जगह क्या होता है कि जहां जहां पर भी वुमेन्स को राइट ऑफ वोट नहीं था तो वहां पर उनको वो राइट मिल जाता है। तो यही आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। हमारे यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ये मेंशन है कि हमारे यहाँ पर जो भी 18+ है वो मेल हो फीमेल हो डजंट मैटर, उसे राइट है वोट का, क्लियर। देन आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव दैट एवरी एडल्ट इन इंडिया शुड बी गिवन द राइट टू वोट। गांधी जी कहते हैं कि हर किसी को वोट देने का अधिकार है, लेकिन हमारे सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे भी है, अ फ्यू पीपल डोंट शेयर हिज व्यूज, दे फील दैट लिटरेट पीपल illiterate people who are mainly poor should not be given the right to vote. What do you think? कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं स्पेशली जो कि इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, जो लोग गरीब है, उन लोगों को वोट देने का राइट नहीं है। तो आपके यहाँ पर पर्सपेक्टिव्स क्या है, आप क्या सोचते हैं, ठीक है। देखो गांधी जी ने कहा था कि एवरी एडल्ट इन इंडिया शुड बी गिवन द राइट ऑफ वोट, राइट टू वोट, ठीक है। हर एक इंसान जो नागरिक है इंडिया का वो वोट दे सकता है। और एक्चुअली ऐसा है बशर्ते कि वो 18+ होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही यही था, क्योंकि उस वक्त तक के हमारा मेंटली पावर इतना हो जाता है कि हम सही और गलत का डिसीजन ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या सोचते हो। देखो जो डिस्क्रिमिनेशन वाला चैप्टर था हम लोगों ने वहाँ पर ये चीजें पढ़ चुके थे कि कई बार बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन इसी बिहाफ पे होता था, कोई रिच था कोई पुअर था इसके बिहाफ पे, ठीक है। कुछ अनटचेबल लोगों के इसमें भी था, कास्ट सिस्टम पे भी डिपेंड करता था कि कुछ लोगों को वोट देने के राइट नहीं थे। बट जब आप ये सोचो कि
क्योंकि जब हमारे यहाँ फ्रीडम वाले जितने भी मूवमेंट्स हुए फ्रीडम को लेकर के, तो वहां पर बिना किसी कास्ट के, बिना वहां पर किसी के फाइनेंशियल स्टेटस को देख करके लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो उन्हें राइट होना चाहिए ना कि जब आप देश की आजादी के लिए सब लोग मिल करके लड़ रहे हो, तब आपने वहां पर किसी भी टाइप के डिस्क्रिमिनेशन को नहीं रखा, तो यहाँ पर क्यों हम किसी टाइप के डिस्क्रिमिनेशन को जगह दे। ठीक है, वहां पर तो हमने नहीं देखा कि ये जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो हिंदू है, मुस्लिम है, गरीब है, अमीर है, वहां तो हमने कुछ नहीं देखा था। तो फिर यहाँ क्यों? तो हर एक किसी को जो है वोट देने का राइट होना चाहिए। यहाँ पर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखेंगे, ठीक है, जो आप सोचते हैं। इन चैप्टर्स को पढ़ाने का, इनसे फिर इस टाइप के क्वेश्चंस क्रिएट करने का एक ही इंटेंशन होता है कि हम जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनके पॉइंट ऑफ व्यूज क्या है, उनके दिमाग में हम ये क्वेश्चन डालें ताकि हम उनसे उनके अंदर की जो मेंटलिटी है उसको बाहर रखे। जब आप इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं तो ऑब्वियसली आप इसके ऊपर इतना मतलब माइंड तो चलाएंगे ही। तो आपके पर्सपेक्टिव क्या है वो आपको यहाँ पर राइट दिया गया है कि आप वो रखें। ठीक है, अभी हम किसी बड़े बड़े मतलब क्या कहना चाहिए ओल्ड एज लोगों के साथ में यहाँ पर कंपटीशन तो कर नहीं सकते, जैसे कि कुछ लोग रेलवे स्टेशन पे करते हैं, कुछ पान के ठेले पे करते हैं, जहाँ पे 4 लोग मिल जाते हैं, अंकल लोग, वहीं पे बातें शुरू हो जाती है। तो हम जिस लेवल पे, हम उस हिसाब से अपनी बातें जो है वो रख सकते हैं, और आपको ये मौका दिया आपके क्वेश्चन एंड आंसर में। अकॉर्डिंग टू मी, yes, in my point of view, this is a kind of discrimination, as at the time of freedom everybody fought for it. So why this discrimination now for electing a candidate? They will feel neglected as they will not be able to the participate in the government. Obviously कि अगर आपको सब लोग एक चीज को फॉलो कर रहे हैं और आपको वहां पर मना कर दिया जाए तो वो नेगेटिव फील तो करेंगे ही ना, अलग ही फील होना है वहां पे। इट इज टोटली अ कॉन्फ्लिक्ट टू द आइडिया ऑफ इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी। एवरी एडल्ट इज गिवन राइट टू वोट, पीपल आर नॉट इलिटरेट और पुअर बाय देयर चॉइस। ठीक है, अब खुद इंसान अपने हिसाब से अनपढ़ नहीं रह जाता, खुद अपने हिसाब से ही पुअर नहीं रह जाता। हाँ, एक बात अलग है कि आप मेहनत करके अमीर बन सकते हैं, बट मेहनत करके, ठीक है, फालतू के ड्रीम्स देख करके नहीं। तो ओके, आप यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रख सकते हैं और रखना भी चाहिए। ठीक है, हम रेडीमेड आंसर की ओर नहीं बढ़ेंगे, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी यहाँ पर दोहराएंगे। सो गाइज, आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर भी समझ में आया होगा और इन क्वेश्चंस के आंसर आप अपने तरीके से लिखेंगे। ठीक है, लास्ट में आपके पास में सॉल्यूशन तो है ही है, बट आप प्लीज ट्राई करेंगे कि ये आंसर्स आप अपने तरीके से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू में लिखने की कोशिश करें।